तो वेदर साइंस जो यूनिट है उसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई कैसे जो वर्ल्ड पे वेदर में चेंज होता है और उसका रीजन क्या होता है। तो देखो वेदर में जो चेंज होता है वो डिपेंड करता है कि हम लोग सन की जो लाइट होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बेस पे टेम्परेचर राइज या डिक्रीज होता है। और इसी चीज को थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग अपनी अर्थ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारे अर्थ से बीच से बिल्कुल डबल पार्ट में एक तरफ डिवाइड करने के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर एक लाइन खींची जाती है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। और इस इक्वेटर के लगभग थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में आपको 23.5 पर एक और लाइन दिखेगी जिस पर हमारी अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है, टिल्ट है थोड़ी सी, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन की जो लाइट होती है वो इन जोन के बीच रहती है, तो यहाँ पर जो भी टेम्परेचर होता है थोड़ा राइज होता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। उसका रीजन जो सन की लाइट है डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वहीं इसके अपोजिट सितंबर के आसपास हमारा कैप्रिकॉर्न पर सन की लाइट काफी ज्यादा पड़ती है। जैसे अभी जो कल वाला दिन गया था उसके बाद से धीरे धीरे सन की लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर और इक्वेटर के बाद दिसंबर के आसपास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ चली जाएगी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप लोगों को सर्दियां दिखेंगी और साउदर्न हेमिस्फीयर में वार्म टेम्परेचर होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी को समझने के लिए जो ये लाइन मैंने खींची, इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। अर्थ को डिवाइड करने के लिए तो इंसान ने थोड़ा सा समझने के लिए उसे कई पार्टों में डिवाइड किया और उसमें ही एक लेयर जो इक्वेटर के पैरेलल है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। और ऐसे ही अगर मैं नॉर्थ पोल को साउथ पोल को मिलाने लग जाऊं तो ये जो लाइन है नॉर्थ टू साउथ जो मैंने खींची इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और इसी के बेस पे अर्थ को डिवाइड किया जाता है थोड़ा समझने के लिए। और इसी के बेस पे हमें पता चलता है कि भाई कहाँ का जो जोन है वो सन की लाइट को कितना एक तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। क्या हम इससे अगर ऊपर जाएंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर कोई भी प्लेस इन दोनों लाइंस के बीच में तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं और इसी के बेस पे हमें पता चलता है कि किस देश का टेम्परेचर कैसा है। और दो लैटिट्यूड, ये जो लैटिट्यूड है इक्वेटर के पैरेलल, इनके बीच के पार्ट को हम लोग बोलते हैं जोन। और दो लॉन्गिट्यूड जो नॉर्थ टू साउथ मैंने खींचा है इसको हम कहते हैं गोल। और जब बहुत सारे गोल और बहुत सारे लैटिट्यूड एक साथ हो जाते हैं तो उससे बनता है ग्रिड। ये लैटिट्यूड और ये ऐसे लॉन्गिट्यूड। तो इससे फुटबॉल की तरह जो आकार बनता है, ये जो गैप है, इसी को हम कहते हैं ग्रिड। तो ऐसे हमारी अर्थ को थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए ऐसा किया जाता है। और आप लोग देखते हैं इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पे जो एरोप्लेन है वो चलते हैं। इसी के बेस पे हमारे जो शिप हैं वो भी चलते हैं, वो डायरेक्शन लेते हैं कि भाई
कैसे हमें जाना है, कहाँ पर अभी हम हैं। तो इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और आपने देखा भी होगा जो बर्ड्स होते हैं उन्हें नहीं पता लैटिट्यूड कौन सा है, लॉन्गिट्यूड कौन सा है, लेकिन फिर भी वो स्टार की लाइट को देखकर, मून की लाइट को देखकर या सन की लाइट को देखकर अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने अर्थ के एरिया को थोड़ा सा समझने के लिए कि भाई कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, हम कौन से वाले पार्ट्स में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हम लोगों ने डिवाइड किया। पर इनके बीच थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड जो लाइन है उसे आप देखोगे तो ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ वाले जोन को एक तरीके से लिंक करती है। तो अगर आपको किसी वेस्ट वाले एरिया से, मान लीजिए वेस्ट में यूएसए पड़ता है, वहां से इंडिया की तरफ आना है, इंडिया यूएसए के ईस्ट में चलता है, तो आप एक लैटिट्यूड या दो लैटिट्यूड के बीच के जोन को फॉलो करके इंडिया आ सकते हो अगर आपको वेस्ट टू ईस्ट जाना है। तो इसका मतलब वेस्ट टू ईस्ट जाने के लिए आपको लैटिट्यूड या जोन चेंज करने की जरूरत नहीं है वेस्ट टू ईस्ट जाने के लिए। तो ये होता है लैटिट्यूड। वहीं वेस्ट टू ईस्ट अगर आप लॉन्गिट्यूड के थ्रू जाओगे तो उसमें चेंज होगा। इसका मतलब गोर सेम नहीं रहेगा क्योंकि वो नॉर्थ टू साउथ की तरफ है। तो लॉन्गिट्यूड में अगर आप लोग इसके रिवर्स जाओगे तो आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। गोर में क्या होता है, चेंज होता है। ये एक पहला डिफरेंस है। दूसरा, नॉर्थ टू साउथ जाने के लिए अगर आप जोन के बीच में जाओगे तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा और लैटिट्यूड में चेंज आएगा नॉर्थ टू साउथ। वहीं नॉर्थ टू साउथ अगर आप जाना चाहते हो तो लॉन्गिट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो साउथ से और आप लोग ऊपर पहुंच सकते हो एक ही गोर का यूज करके। तो इसका मतलब नॉर्थ टू साउथ लॉन्गिट्यूड में या गोर में चेंज नहीं होता, नो चेंज। एक और खास बात, लैटिट्यूड जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है किसके, इक्वेटर के। लैटिट्यूड पैरेलल टू इक्वेटर बट लॉन्गिट्यूड नॉट पैरेलल टू इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होती। कई बार आप लोगों से इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें लेकिन पूछी जाती हैं और इसी के बेस पे हम लोग इंटरनेशनल डेडलाइन, इंटरनेशनल टाइमलाइन ये भी डिसाइड करते हैं। जो लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री है जिसे हम GMT भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ये 0 डिग्री अर्थ को बिल्कुल बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये 0 डिग्री जाता कहां से, लंदन से। और इस 0 डिग्री के कुछ जो पार्ट है वर्ल्ड के वो आपको वेस्ट साइड दिखेंगे, कुछ पार्ट आप लोगों को ईस्ट साइड दिखेंगे। तो जो 0 डिग्री के ईस्ट में वहां पर टाइम बढ़ता जाता है और जो 0 डिग्री के वेस्ट में वहां पर टाइम घटता जाता है। इसका रीजन क्या होता है, आप लोगों को पता है पूरा जो अर्थ का सर्कल है वो 360 है, ठीक है। अर्थ का जो सर्कल है पूरा कितना होता है, 360 डिग्री हमारा सर्कल होता है। और इस चीज को हम हमारे अर्थ में पूरा घूमने के लिए हमें 24 आवर्स लगते हैं, ये भी चीज हमें पता है।
तो इसका मतलब कितना डिग्री हम चले 1 घंटे के लिए, तो 24 से अगर 360 को आप डिवाइड करोगे तो 24 बन जा 24 और 120 मतलब 5। इसका मतलब 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, हर 15 डिग्री पे आपका टाइम 1 घंटे इंक्रीज हो जाएगा जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे, और जब आप लोग वेस्ट की तरफ जाओगे तो हर 15 डिग्री पे टाइम 1 घंटे पीछे हो जाएगा। मान लेते हैं हम भाई अभी जीएमटी लाइन पे 12 PM 12 बजा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इंडिया में कितना बजा होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा भाई इंडिया में किस लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, हमारा भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, और वो लगभग 82.5 इसके आसपास हम इस टाइम जोन को मानते हैं। और ये मिर्जापुर आप लोगों ने सुना होगा, यूपी में, इलाहाबाद के पास, जिसे प्रयागराज भी कहते हैं, वहां से होते हुए जाता है। तो सबसे पहले हम देखें 15 डिग्री में 1 आवर्स होता है, इसका मतलब 15 5 जा 75, तो इसका मतलब 5 आवर्स तो आगे में है ही, प्लस और भी टाइम बचा है, अभी 7.5 बचा है, तो इसका मतलब 30 मिनट और। तो हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम से या ग्लोबल मीन टाइम से लगभग 5.5 आवर्स आगे होते हैं, और उसका रीजन हम लोग ईस्ट में है। तो ऐसे हम लोग टाइम फाइंड आउट करते हैं, और बहुत सारी कंट्रियां जो बड़ी हैं वो टाइम के लिए एक ही लाइन को अपने देश में टाइम जोन नहीं मानती, क्योंकि आप लोग इंडिया का देखोगे कि कितनी लॉन्गिट्यूड है, तो हमारे वेस्टर्न पार्ट जो गुजरात है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इन दोनों के बीच लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आप लोगों को दिखेगा। बहुत बार बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि भैया इतना डिफरेंस है, फिर भी हमारी गवर्नमेंट एक ही टाइम जोन चलाती है। लेकिन टाइम जोन को चेंज करना आसान नहीं है। इंडिया में एक टाइम जोन चलता है, उसके बाद भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, चाहे रेलवे ट्रैक पे आपको देखो तो हर एक 1 मिनट या 2 मिनट का बहुत फर्क पड़ता है। तो टाइम जोन जब हम 2 रखते हैं तो उससे पहले हमें अपनी टेक्नोलॉजी भी थोड़ी एडवांस रखनी पड़ेगी, जिससे रेलवे, प्लेन, इनको उतरने में दिक्कत ना हो। तो वो सारी चीजें जब हम सही कर लेते हैं तो उसी के बेस पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में हम लोगों को थोड़ी सी चीजें करनी पड़ती, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई। अब मैं थोड़ा मैप में आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। आप लोग भी, मैप होगा ना आपके पास, तो उस मैप में आप भी देखना। देखो ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, आप लोग वर्ल्ड का मैप खोलना 103102। वर्ल्ड के मैप में ये सारा पूरा वर्ल्ड है। इधर वाला सबसे साइड वाला जो आपको वेस्ट में दिख रहा है ये है नॉर्थ अमेरिका, कल हमने देखा भी था, और इधर साउथ अमेरिका। इंडिया पड़ता है इधर, और इधर है लंदन जहां से जीएमटी लाइन जाती है, ये पूरा एक पार्ट। जीएमटी लाइन जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यूरोप से होते हुए स्पेन, स्पेन से होते हुए अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक जाती है। और ये जो लाइन है ये वाली, ये आपकी लैटिट्यूड लाइन है, और ये जो सर्कल आप लोग देख रहे हो ईस्ट वेस्ट जिस पे लिखा है, ये वाली क्या है, लॉन्गिट्यूड। और 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का जोन क्या कहलाता है, गोर, और 2 लैटिट्यूड के बीच का जोन जोन कहलाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वर्ल्ड को, और हम लोग इस जीएमटी के ईस्ट में पढ़ते हैं, इसलिए हमारा टाइम थोड़ा आगे रहता है, और ये लोग वेस्ट में पढ़ते हैं तो इनका टाइम पीछे रहता है। और आप लोगों ने सुना होगा, अगर इसको मैं पूरा सर्कल घुमा दूं तो अमेरिका बिल्कुल हमारे थोड़े से अपोजिट पड़ता है, इसलिए जब हमारे यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, और जब हमारे यहाँ रात होती है तो उनके वहां दिन होता है। तो ऐसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज हम लोग अपने लाइफ में करते हैं, और बहुत बार टाइम जोन को जानने के लिए डिफेंस फोर्सेस भी काफी ज्यादा यूज करती हैं इस चीज को जानने के लिए।
उनकी एक्सरसाइजेस होती हैं, या एक्यूरेट टारगेट को हिट करने के लिए उन्हें पता होना चाहिए किस लैटिट्यूड और किस लॉन्गिट्यूड पर कोई ऐसा टारगेट है जिसको हमको फिनिश करना है। अगर उन्हें ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो मिसाइल में उस टारगेट का जो जोन है वो फिक्स नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो जब आप लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जान लेते हो तो उसके बाद बात आती है कि भाई वेदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। ये सारी चीजें हमने सुनी है कि भाई एटमॉस्फेयर कुछ होता है, कुछ वेदर भी होता है और कुछ क्लाइमेट होता है। तो ये तो हमारी ज्योग्राफिकल जो मैप है उसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि भाई अलग अलग जोन में पड़ने वाले एरिया का टेम्परेचर या क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर अलग अलग क्यों होता है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन सन की लाइट। सन की लाइट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है और उसी के थ्रू हम सब लोगों को एनर्जी मिलती है अर्थ के ऊपर, चाहे प्लांट हो या ह्यूमन बीइंग हो या हमारे अर्थ का सरफेस हो, और उसके बेस पे ही हम लोग क्लाइमेट को डिवाइड भी करते हैं। एटमॉस्फेयर आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा। तो एटमॉस्फेयर का मतलब गैस जो होती है उसका एक तरीके से कॉम्बिनेशन ही एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, तो हमारे अर्थ पर कुछ लेयर पाई जाती है और लेयर जो अपर वाली लेयर है उसमें बहुत सारी गैस है, CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ये सारी जो गैसों का कॉम्बिनेशन है या लेयर ऑफ गैस, यही क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। अगली बात आती है वेदर। तो वेदर का मतलब क्या होता है, इस एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंज। एटमॉस्फेयर के आसपास चेंज हो सकते हैं, तो इस एटमॉस्फेयर, ये मैं वायुमंडल बना देता हूं, ये बादल है, इस एटमॉस्फेयर में होने वाला चेंज ही क्या कहलाता है, वेदर। कभी टेम्परेचर हाई होता है, कभी टेम्परेचर डाउन होता है। जैसे हम इंडिया के वेदर की बात करें तो जून के आसपास हम लोग देखते हैं, फरवरी के एंड के आसपास, मार्च से जून, ये मान लेते हैं इंडिया है, और ये हमारा दिल्ली को हम लोग सेंटर मान लेते हैं, ये हम लोग दिल्ली का क्लाइमेट। तो आप लोग देखेंगे मार्च से जून के बीच इंडिया का जो वेदर है वो थोड़ा हाई टेम्परेचर वाला होता है और वार्म होता है, मतलब गर्म होता है, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर। और जून से आप लोग कह सकते हो सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के आसपास तक हमारे देश में रेनफॉल होता है, मॉनसून आता है। इस मॉनसून की वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, और अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसके बीच हमारे देश में, क्योंकि पहले से ही टेम्परेचर कम है, और इस टेम्परेचर कम की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है और हाई प्रेशर बन जाता है। हाई प्रेशर का टेम्परेचर साथ इनवर्स रिलेशन होता है, और हाई प्रेशर बनेगा तो ठंडी हवा नीचे की तरफ बैठेगी और हमारे देश में विंटर का टाइम आ जाता है। तो ये हमारे देश का एक वेदर है जो हर टाइम में चेंज होता रहता है। और वेदर को हम फाइंड आउट करते हैं विद इन 1 ईयर में क्या क्या चीजें हुई। वही बात करें, इससे भी एक बड़ा टर्म जो आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट किसी भी एरिया का लॉन्ग टर्म वेदर जो कैसा है वो उसके बेस पर डिसाइड होता है। जैसे लास्ट 10 ईयर से इंडिया का वेदर कैसा रहा है, इस सारे कॉम्बिनेशन के डाटा को अगर हम यूज करें उसके बेस पे हम इंडिया के क्लाइमेट को बता सकते हैं। जैसे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बोला भी जाता है कि इंडिया एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला कंट्री है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगता है, मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट।
कि हमारे यहाँ बारिश भी होती है, एक सीजन ऐसा आता है जब काफी ज्यादा बारिश होती है, बट वैसे नॉर्मली हमारे देश का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है, और ज्यादा रहने का सबसे बड़ा रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मेनलैंड से होते हुए जाती है, इसलिए सन की जो लाइट है वो हमें मिलती रहती है। तो सबसे पहले हमें पता चला कि भाई कैसे एटमॉस्फेयर लेयर्स जो गैसेस की होती हैं उससे एटमॉस्फेयर बनता है, और उस गैस में ही कभी टेम्परेचर राइज होना या कभी डिक्रीज होना, उसके बेस पे ही एटमॉस्फेयर की चीजें। और वेदर सीजनली क्या क्या चीजें हुई, जैसे मार्च से जून के बीच इंडिया का टेम्परेचर राइज हुआ तो वार्म वेदर हमारा हो गया। जून से अक्टूबर नवंबर के बीच हमारे यहाँ रेनफॉल हुई और थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया, और नवंबर के बाद आप लोग देखेंगे फरवरी तक हमारे देश में टेम्परेचर और काफी कम हो जाता है, और हाई प्रेशर की वजह से ठंडी हवाएं नीचे बैठ जाती है और विंटर का सीजन आ जाता है। और क्लाइमेट जो बड़े लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद हमें दिखाई देता है, तो हमारे देश का क्लाइमेट क्या है, मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, तो इस क्लाइमेट में हम लोग आते हैं, और हम लोगों का जोन भी एक तरीके से ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही पड़ता है। अब अगली बात आती है, इन सारी चीजों को डिसाइड कौन करता है। एक चीज तो हमने जानी, इन सब चीजों को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स में कि भैया कैसा एटमॉस्फेयर होगा, कैसा वेदर होगा, इसको डिसाइड करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर काफी ज्यादा डिसाइड करता है। अब टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, तो टेम्परेचर का मतलब किसी भी चीज में कितनी एनर्जी है। जैसे हमारी बॉडी में भी टेम्परेचर होता है, जब हम लोगों को फीवर होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, और जब हम लोगों को थोड़ी सर्दी लगती है तो बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। ऐसे ही आप लोग देखो कि ऊपर एटमॉस्फेयर जो है उसमें भी काफी ज्यादा चेंज होता है, तो उसका टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा। तो टेम्परेचर साइंस की उसमें पॉसिबिलिटी में बोलता है कि किसी भी चीज में एनर्जी का होना, हाई एनर्जी होगी या लो एनर्जी होगी, और टेम्परेचर के बीच पे ही डिसाइड होगा कि भाई क्या क्या चीजें उसके एटमॉस्फेयर में होगी। जैसे अगर हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपरेशन होता है, और जब इवेपरेशन होगा तो ऊपर क्लाउड बनेंगे, और जब क्लाउड बनेंगे तो उनकी कैपेसिटी काफी कम हो जाएगी होल्ड करने की ह्यूमिडिटी को, तो उसके बाद रेनफॉल होगा। तो ऐसे टेम्परेचर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सबके लिए बेस क्रिएट करता है। अगली चीज आती है टेम्परेचर से जुड़ी हुई ह्यूमिडिटी। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई आज दिल्ली एनसीआर में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है किसके पास, एटमॉस्फेयर के पास। अगर एटमॉस्फेयर में ऊपर क्लाउड के पास ज्यादा वाटर इवेपरेट होके गया है, इसका मतलब रेनफॉल होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी। तो ये उससे अगला प्रोसेस है, और जिससे टेम्परेचर ही एक तरीके से चीजें प्रोवाइड करता है। और ह्यूमिडिटी के बाद जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो रेनफॉल के रूप में नीचे आएगी। तो रेन भी एक तरीके से एटमॉस्फेयर, वेदर और क्लाइमेट को चेंज करता है। और इस रेनफॉल को एक और चीज इंपैक्ट करती है जिसका नाम है विंड। विंड की डायरेक्शन कैसी है, वहीं पे आपके बादल जाएंगे। विंड की स्पीड कैसी है ये भी डिसाइड करेगी कि बादल कहां से कहां जाएंगे। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली एनसीआर या आपके भी एरिया में, आपका एरिया वैसे ठंडा है, काफी ज्यादा कोल्ड वाला एरिया है, और दूसरा एरिया हम दिल्ली को ही ले लेते हैं, दिल्ली का क्लाइमेट काफी ज्यादा वार्म रहता है, और ये कोल्ड में हम लोग ले लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो हो सकता है कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से जम्मू कश्मीर में कुछ क्लाउड बने, और विंड की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो क्लाउड आ गए दिल्ली। तो दिल्ली में जो क्लाउड की वजह से रेनफॉल होगी
उसमें साथ साथ आप देखेंगे क्योंकि कोल्ड एरिया से आया है तो कई बार आइस भी गिरेगी, आइस के रूप में भी रेनफॉल होगी। वैसे दिल्ली में टेम्परेचर इतना कम नहीं था कि वो आइस में जम जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में था। तो इस वजह से विंड की वजह से दूसरे एरिया का वेदर चेंज किया जा सकता है, और दिल्ली में अक्सर जम्मू कश्मीर से जो बादल आते हैं उनकी वजह से यहाँ पर आप लोग देखते हैं ओले भी जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। ऐसा ही रिवर्स भी हो सकता है, दिल्ली से कोई बादल चला, विंड की स्पीड ज्यादा हुई और वो जम्मू कश्मीर के पास पहुंचे, तो दिल्ली से जो बादल लिया उनके पास सिर्फ पानी था, लेकिन क्योंकि वहां पर जम्मू कश्मीर में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से भी नीचे था, तो इस वजह से वो वाटर चेंज हो सकता है ओलों के रूप में। तो ऐसे हमारी अर्थ पर चेंज होता रहता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। किसी भी चीज का पहले वाटर था लिक्विड फॉर्म में, फिर उसके बाद बादल बना, बादल के बाद फिर दोबारा से नीचे आया, तो रेनफॉल की वजह से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये कुछ डिसाइडिंग फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं एटमॉस्फेयर वेदर और क्लाइमेट को। एक और चीज, जो वेदर होता है वो लिमिटेड एरिया से जुड़ी हुई बात है। जैसे आपके विलेज का वेदर हो सकता है, आपकी सिटी का वेदर हो सकता है, तो आप लोग वेदर में देखेंगे भी इंडिया का वेदर काफी कम आपको आपके एरिया के आसपास का वेदर बताया जाएगा, जबकि क्लाइमेट क्या होता है थोड़ा लिमिटेड नहीं होता, पूरे इंडिया की बात करेगा, पूरे जोन की बात करेगा और उसके बेस पे बोलेगा कि भैया कैसा क्लाइमेट, कैसे सारी चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। और इसी से एक और चीज आती है कि भाई हमारी अर्थ पर जो हीट है, हमने एक तो देखी भाई हीट जनरेट होती है हमारी अर्थ पर सन की लाइट से, टेम्परेचर जो एक तरीके से होता है। तो इस टेम्परेचर को अर्थ पर आने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, या कौन सी चीज इस चीज को एब्जॉर्ब करती है और कौन सी चीज नहीं एब्जॉर्ब करती, उसका भी तो कुछ डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जैसे लैंड की एक खासियत है, वो सन की लाइट को जल्दी एब्जॉर्ब करती है और अपने पास रखती है, इसलिए लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो गर्मियों के टाइम में आप लोग देखेंगे कि लैंड का टेम्परेचर हाई है, और सर्दियों के टाइम में आप लोगों को देखेगा लैंड का टेम्परेचर काफी लो है। वही इसके अपोजिट आपको दिखेगा वाटर। वाटर गर्मियों के टाइम जब आप वाटर में जाओगे तो थोड़ा ठंडा लगेगा, और सर्दियों के टाइम आपको वाटर गर्म लगेगा। आपकी टंकी वाला वाटर नहीं, नेचुरल वाटर, ठीक है। बाहर जो किसी तालाब में, किसी पॉन्ड्स में या रिवर का वाटर देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें फील होंगी। उसका रीजन होता है गर्मियों के टाइम क्या होता है, वाटर से इवेपोरेशन ज्यादा होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ऊपर क्लाउड बन जाता है, और सर्दियों के टाइम में इवेपोरेशन काफी कम होता है, तो वाटर अपनी एनर्जी होल्ड कर पाता है और इस वजह से उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो इसलिए वाटर का नॉर्मल जो टेम्परेचर उसके साथ इनवर्स रिलेशन होता है, और लैंड का पॉजिटिव एक तरीके से रिलेशन होता है। अगर बाहर वाला टेम्परेचर गर्म तो लैंड वाला टेम्परेचर भी एक तरीके से जनरेट होता है। तो अब हमारे पास लैंड के पास, अर्थ के पास जो लाइट या एनर्जी मिलने का मेन सोर्स है वो है सन। तो सन से जो हमें लाइट मिलती है उसको कैसे हमारी अर्थ लेती है। अर्थ के पास एटमॉस्फेयर भी है, अर्थ के पास वाटर का लेयर भी है, अर्थ के पास लैंड भी है, ये सारी चीजें हमारे पास है, और इसी को हम कहते हैं अर्थ का हीट बजट। और इस हीट बजट के बेस पे ही सारी चीजें डिसाइड होती है कि कैसा एटमॉस्फेयर, कैसा वेदर, कैसा क्लाइमेट इसी जोन का होगा। तो हीट बजट इस चीज को ही एक तरीके से क्लियर करता है। तो ये मान लेते हैं हमारा सन, और इस सन की लाइट अर्थ की तरफ आ रही है, तो अर्थ की तरफ जब ये लाइट आएगी तो ये सन की एनर्जी है
अर्थ की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है एटमॉस्फेयर, उस पर कैसे इम्पैक्ट डालेगी। कुछ चीजें हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ चीजों को हम लोग छोड़ देंगे, भैया हमें नहीं चाहिए, आप वापस ले जाओ। तो जो जो चीजें हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, तो एब्जॉर्ब करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगी, हीट से एनर्जी मिलेगी। और ये एब्जॉर्ब कौन कर सकता है, एटमॉस्फेयर भी कर सकता है। एटमॉस्फेयर के साथ लैंड भी कर सकती है, लैंड के साथ साथ वाटर वाला जो सरफेस है वो भी कर सकता है। और इस वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है। और अर्थ हमेशा डायरेक्टली सन की लाइट से टेम्परेचर राइज नहीं होता उसका। होता यह कि हमारे अर्थ के पास एक अपना एटमॉस्फेयर जो होता है, सबसे पहले सन की लाइट इस एटमॉस्फेयर में आती है और जिस वेव की फॉर्म में आती है उसे हम कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये सबसे पहले हमारे अर्थ की तरफ आती है और फिर हमारी अर्थ नीचे से सरफेस के ऊपर जो चीजें हैं वो एब्जॉर्ब करेगा और नीचे से हमारी अर्थ गर्म होती है। इसलिए आप लोग देखते हैं जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको टेम्परेचर कम दिखाई देगा। अगर सन की लाइट से डायरेक्टली हमारी अर्थ हीट हो रही होती तो फिर उल्टा होता कि ऊपर ज्यादा टेम्परेचर नीचे कम टेम्परेचर, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी अर्थ जो हीट एब्जॉर्ब करती है उस हीट के बाद ही वापस जब लॉन्ग वेव रेडिएशन जाती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, इस रेडिएशन की वजह से हमारी अर्थ को एनर्जी मिलती है। इसीलिए नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर ही अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज होता है। और आप लोगों को भी ये पता है और आम लोगों को भी ये बात पता है। इसलिए आप देखेंगे गर्मियों के टाइम में जिनके पास थोड़ी फैसिलिटी कम है, एसी नहीं है या पंखा नहीं है, लाइट नहीं आ रही, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि अपनी छत पे सोया जाए। और सर्दियों के टाइम क्योंकि छत का टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है, इसलिए सब लोग कोशिश करते हैं थोड़ा अंदर सोया जाए। तो उसका रीजन भी क्या होता है, ये हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है कि भाई अर्थ नीचे से ऊपर की तरफ हीट जनरेट करती है, तो इस वजह से ये सारी चीजें भी हम लोग जानते हैं और डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज करते हैं। और इसीलिए हम लोग समर वेकेशन पे सोचते हैं कि किसी हाइट वाले एरिया पे जाया जाए, कि हाइट अगर ज्यादा होगी तो वहां का टेम्परेचर कम होगा। और इस लाइट की वजह से ही अर्थ पर पूरा लाइफ चलता है। CO2 जो हमारे पास है ही, और साथ में ही H2O वाटर भी हमारे पास है ही, और इसमें हेल्प करती है सन की एनर्जी। और सन की एनर्जी की वजह से हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे डेवलप करते हैं और हमें फूड प्रोवाइड होता है इसके रूप में, चाहे एनिमल का डेवलपमेंट हो या फिर प्लांट का डेवलपमेंट हो। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड है, सन की एनर्जी पे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को एनर्जी चाहिए। CO2 उसके पास है, वाटर उसके पास है, लेकिन अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो वो एनर्जी डेवलप नहीं होगी। और फिर उसके बाद प्लांट हमें फूड कैसे देगा, और प्लांट हमें फूड नहीं देगा तो एनिमल कैसे जिएगा। और साथ में ही और सारे जो एनिमल होते हैं फूड चेन में वो डिपेंड होते हैं किस पर, प्लांट पर। तो प्लांट पर वो एनिमल है और उस एनिमल से भी अगर हमें मीट चाहिए या कोई फूड चाहिए तो उसके लिए भी इस एनर्जी का दूसरे फॉर्म में चेंज होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे हमारी जो लाइफ साइकिल है वो अर्थ के पास चलती है। तो ये सारी चीजें सन की लाइट के बेस पे चलती है और इसी के बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं कि भाई टाइप ऑफ हीट, जो हमें सन से हीट मिलती है उस हीट के भी कुछ टाइप होते हैं। और उस हीट में से कुछ हीट ऐसी होती है जो सेंसेबल होती है, मतलब उस चीज को हम लोग फील कर सकते हैं।
सेंसेबल हीट, जैसे आप लोग बाहर जा रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये क्या है, सेंसेबल हीट का है, डायरेक्टली आप में हीट जनरेट हो रही है। और दूसरा लेटेंट हीट, मतलब थोड़ी सी छिपी हुई। और इस चीज को हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे यहाँ क्लाउड बनते हैं। तो कौन सी सेंसेबल हीट होगी, कौन सी लेटेंट हीट होगी। तो आपने दो चीजें देखी होंगी, एक तो आप लोगों ने देखा होगा स्टीम, जब आप लोग खाना बनाते हो तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, जो भाप होती है उससे आप लोगों का हाथ ज्यादा जल्दी जलता है एज कंपेयर टू आप लोग जो लाइट जलती है या आग जलती है उस पर हाथ रखें। उसका रीजन होता है कि आप लोग देख रहे हो कि स्टीम में वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट उसके अंदर लेटेंट हीट होती है जो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर के बाद डेवलप होती है। और ये लेटेंट हीट इतनी खतरनाक होती है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से अगर हल्का सा भी हाथ आपने छू दिया तो उस वजह से तुरंत आपका हाथ थोड़ा जल जाएगा। और ये आप लोगों ने अक्सर फील भी किया होगा। इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा जो हीट होती है वो लेटेंट हीट में होती है। और कैसे हम चीज जान सकते हैं, मान लेते हैं ये लैंड वाला एरिया है, ये वाटर वाला एरिया है, यहां से सन की लाइट आ ही रही है, तो सन की लाइट दोनों पे पड़ रही है, इधर भी इधर भी। जब सन की लाइट ज्यादा होगी तो इस वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, और वाटर का टेम्परेचर राइज होगा तो धीरे धीरे जो यहाँ पर वाटर में हीट थी, सेंसेबल हीट, वो लेटेंट हीट में चेंज होकर ऊपर की तरफ गई। और फिर उसके बाद क्लाउड बना, और इस क्लाउड में बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे, उसके चारों तरफ ये लेटेंट हीट डिपॉजिट हो गई। अब जब तक एटमॉस्फेयर के पास टेम्परेचर राइज होता है और उसकी लिमिट होती है, तब तक वो होल्ड करके रखता है वाटर की ड्रॉप्स को। फिर उसके बाद उसे लगता है कि भाई अब होल्ड नहीं करके रख सकता, तो उसके बाद ये वाटर ड्रॉपलेट अर्थ पर वापस आती हैं, और अर्थ पर प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल की शुरुआत होती है। तो ये रेनफॉल जैसे ही होगा, फिर दोबारा से जो लेटेंट हीट थी वो चेंज हो जाएगी सेंसेबल हीट में, जो हमें दिखाई देगी। हाँ भाई वाटर से पानी रिलीज हो रहा है। और आप लोगों ने अक्सर फील किया होगा, जब बारिश होती है ना, तो उसके बाद थोड़ी सी देर के बाद ही आप लोग, जब तक बारिश होती है तब तक तो ठीक रहता है, बारिश के तुरंत बाद आप लोगों को देखेगा थोड़ा सा हीट बढ़ गया है, और थोड़ा सा मौसम थोड़ा चिपचिपा सा हो गया है और इरिटेटिंग भी हो गया है। या तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तब ये सारी चीजें फील नहीं होंगी, लेकिन अगर कम बारिश होगी और तुरंत टेम्परेचर राइज होगा तो वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा इरिटेट स्टेट करेंगी। उसका रीजन है जो हीट निकली, सेंसेबल हीट, वो आप लोगों को एक तरीके से परेशान कर रही है, क्योंकि पहले वो लेटेंट हीट में थी तो हमें दिख नहीं रही, तो सेंसेबल हीट में चेंज हुई और उसने हमारे एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा चेंज किया। तो ऐसे हमारी दो हीट पाई जाती है, एक सेंसेबल हीट, एक लेटेंट हीट। तो वाटर में जो हीट है, जो इधर वाली, ये वाली क्या है, सेंसेबल हीट है, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में। और नीचे क्यों आती है रेनफॉल, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ गिरती है। और इधर वाली हीट जो ऊपर की तरफ गई स्टीम की फॉर्म में, ये लेटेंट हीट है, थोड़ा छिपी हुई। जैसे हमारे अर्थ पर वाटर के फॉर्म में रेनफॉल होती है, ऐसे किसी प्लेनेट पर किसी और मटेरियल की फॉर्म में भी रेनफॉल होती है। जैसे अभी एक न्यूज में चल रहा था कि एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर आयरन के फॉर्म में रेनफॉल होती है। वहां पर क्या होता है, उस प्लेनेट का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो लोहे को भी इस स्टीम के फॉर्म में चेंज कर देता है। और जब लोहा ऊपर की तरफ जाता है स्टीम के फॉर्म में, तो उसकी वजह से वहां पे क्लाउड बनता है,
और क्लाउड बनने के बाद आयरन के फॉर्म में वहां पे रेनफॉल होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है रेनफॉल वाटर के फॉर्म में हो और किसी फॉर्म में होती है, बस टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि उस चीज को ऊपर की तरफ ले जाए या सेंसिटिव हीट को लेटेंट हीट में चेंज कर दे, और फिर उसके बाद उसका ग्रेविटेशन इतना होना चाहिए कि वो नीचे की तरफ क्लाउड को फोर्स करे कि भैया अब आप लोगों ने बहुत रख लिया, अब आप लोग थोड़ा नीचे की तरफ ड्रॉपलेट डालो, तो उसके बाद वो रेनफॉल हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग तरीके से रेनफॉल, ऐसे ही हमारे प्लेनेट पे आइस के फॉर्म में भी आपको रेनफॉल दिखाई देती है। ये दो फॉर्म में हमारे देश में रेनफॉल दिखाई देती है हमारे अर्थ पर, लेकिन किसी प्लेनेट में कॉपर, आयरन या और किसी मेटेरियल के फॉर्म में भी रेनफॉल हो सकती है। ऐसे एविडेंस हमें मिले हैं, बस वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होना चाहिए कि वो सारी चीजें हो सके। ठीक है। और एक और चीज क्या होती है, सेंसिबल हीट कैसे डेवलप की जा सकती है, जब दो पार्टिकल्स को आप लोग आपस में थोड़ा सा ऐसे फ्रैक्शन करते हैं, जैसे हम लोगों को जब सर्दी लगती है तो हम थोड़े से अपने हाथ दोनों मलने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी एनर्जी रिलीज होती है, और वो भी किसका पार्ट है, सेंसेबल एनर्जी का, फीलिंग करने वाली एनर्जी का जो आपके अंदर है। और वहीं आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोगों को फीवर आता है तो आपकी बॉडी के अंदर लेटेंट हीट चली जाती है जो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिसे आप लोग बाद में फील करते हो। कई बार बोला जाता है कि भाई लू लग गई इसको। लू एक लोकल नाम है एनर्जी का, जो हमें वार्म टाइम में नॉर्थ एरिया में दिखती है, दिल्ली एनसीआर के आसपास, इस वाले एरिया में। अब धीरे धीरे लू का जो इम्पैक्ट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आपको साउथ इंडिया में भी दिखने लग गया है, और उसका रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। और लू की वजह से कई बार हमारे अंदर भी हीट चली जाती है, और वो लेटेंट हीट हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, ये सारी चीजों को बहुत काफी ज्यादा डिफरेंस कर देती है, या एक तरीके से अनस्टेबल कर देती है, और हमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई लेटेंट हीट क्या होती है और सेंसिबल हीट क्या होती है। एक बार और रेनफॉल के थ्रू तो हमने समझा ही कि भाई कैसे रेनफॉल की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि लेटेंट हीट क्या होती है और सेंसिबल हीट। एक और फॉर्म में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोगों ने सबने गैस यूज किया होगा। मान लेते हैं ये आपकी गैस है, और गैस आपने चलाई, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई। ये आपका कोई पॉट्स है, बर्तन है, जिसमें आपने कुछ भी सामान रखा। मान लेते हैं आप वाटर ही गर्म कर रहे हो, तो यहाँ से एक तरीके से एनर्जी निकली, और इस एनर्जी की वजह से, वाटर की वजह से, या जो भी फूड आप पका रहे हो, तो ऊपर आपको स्टीम दिखेगी। तो पहले आपके पास इस पॉट में सेंसेबल हीट थी, उसके बाद थोड़ा सा ये हीट जनरेट होने की वजह से, प्रेशर की वजह से स्टीम में चेंज हो गई। तो ये वाली स्टीम में जो चेंज हुई, ये आपकी लेटेंट हीट है, और हमेशा इसी हीट से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये दिखती नहीं है, अचानक एक तरीके से इम्पैक्ट डालती है स्टीम वाली जो हीट है। तो ऐसे ही जब हम कभी गर्म बर्तन हटाते हैं तो थोड़ा सा उससे दूर रहना चाहिए, वरना उससे जलने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। और उसका रीजन, उसमें हीट काफी ज्यादा जाता है, जो बिल्कुल एक तरीके से जुड़ी हुई है, ज्वाइंट है, और अचानक आपकी बॉडी पर एक तरीके से इम्पैक्ट डालेंगे। सेंसेबल हीट को जनरेट करने के लिए दो पार्टिकल्स को पास में आना, फ्रैक्शन आना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेटेंट हीट थोड़ा सा दूर दूर के पार्टिकल में, या तो एयर के फॉर्म में एक तरीके से हो सकती है, उस फॉर्म में एक तरीके से जनरेट हो सकती है। और जितना ज्यादा जो पार्टिकल्स है आसपास एक तरीके से घूमेंगे, सर्कल बनाएंगे, या उनका फ्रैक्शन ज्यादा होगा, सेंसेबल हीट उतनी ही ज्यादा होगी। तो सेंसेबल हीट उसी के बेस पे, और लेटेंट हीट दो पार्टिकल्स के बीच एक जॉइंट जो होता है उसको शो करती है। ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं,
और इस एनर्जी अट्रैक्शन को दूर करने के लिए हमें काफी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। जैसे हम कई बार बहुत सारे केमिकल का यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा न्यूक्लियर एनर्जी, या आप लोगों ने कभी सुना होगा कि अर्थ को भी तो एनर्जी मिलती है, उसे कहाँ से एनर्जी मिलती है और अर्थ इतनी सारी एनर्जी कहाँ से लाता है। तो आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक सुना होगा फिजन और एक सुना होगा फ्यूजन। ये दो वर्ड्स होते हैं। देखो एक में क्या होता है, एक एलिमेंट जो बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट बनाता है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, बट ये एनर्जी लगातार चल रही है। इसी वजह से हमारे वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो भी इसी फॉर्म पे एक तरीके से काम करते हैं। पहले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे वो क्या करते थे, यूरेनियम थोरियम को इनरिच करते थे, थोड़ा सा हाई लेवल लेके जाते थे और उसके बाद एनर्जी यूज करते थे इस पार्टिकल के फॉर्म में, और इस पार्टिकल की एनर्जी को हम लोग एक जगह स्टोर कर लेते थे और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता था। ऐसे ही हमारा न्यूक्लियर बम बना है। न्यूक्लियर बम कैसे लेता है, एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेता है, और न्यूक्लियर बम डिजास्टर इसीलिए पैदा करता है या ज्यादा हार्म इसीलिए पहुंचाता है, एंडलेस प्रोसेस है। एक बार स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट हो गया, रेडिएशन इतनी ज्यादा निकलेंगी कि उनसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर निकले। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, एक ये और एक ये दोनों आपस में ही मिल गए, और आपस में मिलने की वजह से एनर्जी को काफी ज्यादा हाई कर देते हैं। ऐसे हमारा सन जो है वो एक तरीके से एनर्जी को यूज कर रहा है, और बहुत सारी कंट्रियां अब मिलके आर्टिफिशियल सन बनाना चाहती है। वो ये सोच रही क्यों हम लोग ऐसा सन बना सके अपनी अर्थ पर जिससे हम जितना मन चाहे उतनी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सके। तो हमें अदर अदर फॉर्म, जो हम कोल यूज करते हैं, हम लोग पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस टेम्परेचर पे किसी भी पार्टिकल्स को स्टेबल बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इस टेम्परेचर के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए सबसे पहले तो इस लेवल पे लाने के लिए, और फिर उस फ्यूजन रिएक्शन को या फ्यूजन रिएक्शन को आप लगातार कंटिन्यूअस कैसे चलाओगे, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए सारे जो देश हैं काम कर रहे हैं कि भाई कैसे फ्रांस में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें सारी एनर्जी हम लोग लगाकर एक आर्टिफिशियल सन डेवलप करें, और उस आर्टिफिशियल सन से ही अदर अदर फॉर्म में सब लोग जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से एनर्जी ले सकें। तो ये फिजन और फ्यूजन, पहले फिजन पे सब लोग काम करते थे, फिजन वाला यही वाला है पहला वाला, और अगला वाला है फ्यूजन, मतलब एनर्जी को पार्टिकल को ज्वाइन करके उनकी एनर्जी को डबल करना। और जो हमारा स्टार और हमारा सन जो है, सन भी एक स्टार है, वो फ्यूजन पे काम करता है, मतलब उसके पार्टिकल आपस में ज्वाइंट होते रहते हैं और उसमें ऐसी गैसेस हैं जो लगातार उसे एनर्जी देती रहती है। और इस वजह से सन के पास काफी ज्यादा एनर्जी है, और ऐसा बोला जाता है एंडलेस एनर्जी है उसके पास, और वो एनर्जी दूसरी एनर्जी को एनर्जी देती है। इस वजह से सन पर जो लाइट है वो इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है कि पूरे सोलर सिस्टम को एक तरीके से चलाती है। ऐसा ही अगर हम लोग बनाने में सक्सेसफुल होते हैं तो हम लोग भी अपने यहाँ लाइट, चाहे इलेक्ट्रिसिटी लाइट हो, आर्टिफिशियल लोअर लोअर लेवल के हम लोग सन बना सकते हैं। उस सन को जब मन किया तो एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, रात में भी स्ट्रीट लाइट की जरूरत नहीं होगी, उस सन को ही बस खड़ा कर दिया, जब मन नहीं किया फिर उसको उतार लिया। ऐसे हम लोग बनाने की सोच रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग रात में मून बनाने की सोच रहे हैं, जैसे चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है। चाइना चाहता है कि हमारे पास आर्टिफिशियल मून हो और हमें स्ट्रीट लाइट की जरूरत ही ना पड़े। स्ट्रीट लाइट की जगह हम अपने शहर में उन आर्टिफिशियल मून को छोड़ दें और वो मून रात में लाइट दें और उनको एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करें, और उससे ही सारे सिटी में लाइट है। लेकिन उससे कुछ इम्पैक्ट भी होता है, कहीं ना कहीं हम लोग नेचर के साथ कुछ गलत कर सकते हैं, प्लांट के साथ दिक्कत हो सकती है,
एनिमल के जो बिहेवियर है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए अपनी फूड चेन को, उन्हें पता ही ना पड़े कि भाई डे या नाइट। बहुत सारे एनिमल और स्पीसीज ऐसे हैं जो नाइट में ही काम करते हैं, लेकिन हम लोग अगर आर्टिफिशियल एनर्जी उन्हें देंगे तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया रात है या दिन है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उस पर ऑब्जेक्शन भी उठते हैं, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से यूज करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक भी सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ले जाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, वायर्स लगानी होती है। अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं और उसका उतना ही यूज करते हैं जितना हमें जरूरत है, तो बड़ी आसानी से हम लोग अपनी एनर्जी की जो नीड है उसको पूरा कर सकते हैं, वो भी क्लीन एनर्जी के थ्रू। जैसे सन की जो एनर्जी है वो भी क्या है, क्लीन। मून की एनर्जी भी क्या होती है, क्लीन। तो इनसे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट। तो ये सारी एनर्जी हमारी लाइफ के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा थोड़ा वेदर साइंस के बारे में। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि भाई कैसे सन से जो लाइट आती है या कोई भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चल सकती है। सबसे पहला होता है रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू ही हमारे पास लाइट आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसके थ्रू हमारे पास लाइट आती है और रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जो लाइट हमारी सन से जो आती है वो रेडिएशन फॉर्म में ही आती है। अगला कंडक्शन। कंडक्शन के लिए हमें कुछ पार्ट्स की जरूरत होती है, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट से टच होता है। जैसे आप लोगों ने पॉट देखा, बर्तन, जब तक बर्तन गैस से टच नहीं होगा, मतलब जो उसकी एनर्जी उससे टच नहीं होगा, वहां पे एनर्जी क्रिएट नहीं होगी। और ऐसा ही आप लोगों ने सुना होगा एक बार बीरबल की खिचड़ी। बीरबल ने क्या किया, थोड़ा सा बर्तन को ऊपर रख दिया और गैस बहुत नीचे चली, तो उससे कभी वो खिचड़ी पक ही नहीं पाई, क्योंकि वो एक तरीके से कंडक्शन फॉर्म में नहीं थी। अगला होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड फॉर्म में एनर्जी का जाना। अगला होता है एडवेक्शन। एडवेक्शन मतलब हॉरिजेंटल फॉर्म में एनर्जी का जाना, और इस हॉरिजेंटल फॉर्म को ही हमको कहते हैं लू, जो वार्म या समर के टाइम हमारे देश में चलती है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग कल देखेंगे कि कैसे अलग अलग फॉर्म में एनर्जी चलती है और उसका रीजन क्या होता है। तो आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। पूछना है कुछ? फरीन जी, नेहा जी और दीप्तांशु जी।